आज का हमारा टॉपिक है सिलेबस इवैल्यूएशन, जिसको हमने टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन से लिया है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अ सिलेबस इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द कंटेंट। सिलेबस वो डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे कंटेंट को आउटलाइन प्रोवाइड करता है, यानी जो हमारा कोर्स कंटेंट है उसकी आउटलाइन को हम सिलेबस कहते हैं। वो जो आउटलाइन है उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनके उस सब्जेक्ट के हवाले से कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। फर्दर एक असेसमेंट क्राइटेरिया रखा जाता है ताकि हमारा वो जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम कमांड हासिल कर सकें। तो आप कह सकते हैं अ सिलेबस इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपेक्टेशंस एंड असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर अ स्पेसिफिक कोर्स और एजुकेशनल प्रोग्राम। किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए, किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए उसका सिलेबस लाजमी होता है ताकि हम उसके ऊपर कमांड हासिल कर सकें, ताकि उसको फॉलो करते हुए हम उस सब्जेक्ट के बारे में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को डिटेल में पढ़ सकें। मिसाल के तौर पर आप लोग बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। अब आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं हर एक का अलग अलग से आप लोगों को आउटलाइन दिया जाता है, यानी एक सिलेबस दिया जाता है जिसको फॉलो करके आप उस सब्जेक्ट के अंदर कमांड हासिल कर सकते हो। तो किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं, यानी कि उस कोर्स का मकसद क्या है, उस सब्जेक्ट का मकसद क्या है, आपने इसके अंदर किन किन चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, अगर आपने कभी गौर किया हो तो आपका जो पेपर होता है वो आपके कोर्स ऑब्जेक्टिव से आता है। ठीक है, क्योंकि जो कोर्स कंटेंट है वो फर्दर डिटेल होती है उस ऑब्जेक्टिव की कि आपने ये टॉपिक कवर करने हैं। आपके जो टॉपिक हैं उनकी एक लिस्ट होती है। ठीक है, फर्दर आपने देखा होगा कि लास्ट में आकर आपको कुछ जो है ना सजेशंस दिए जाते हैं रीडिंग के लिए कि आप इन चीज़ों को पढ़कर अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल कर सकते हो। अपने जो कंटेंट है, जो आपकी आउटलाइन है, उसको ना आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस हमारे लिए एक रोड मैप के तौर पर काम करता है, एक गाइड बुक के तौर पर काम करता है, जो कि हमारे टीचर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को रास्ता दिखाता है। तो ये हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो हमारे लर्निंग के अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, द सिलेबस टिपिकली इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन सच एज कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। सिलेबस के अंदर कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन होता है हमारे कोर्स के ऑब्जेक्टिव के हवाले से, और वो टॉपिक्स जो हमने कवर करने होते हैं, वो रिक्वायर्ड रीडिंग्स यानी वो सजेस्टेड रीडिंग्स जो हमने पढ़कर अपने कोर्स के ऊपर पूरा कमांड हासिल करना होता है, सब्जेक्ट के ऊपर पूरा कमांड हासिल करना होता है। जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें कुछ असाइनमेंट्स देते हैं जिनके ज़रिए से वो चेक करते हैं कि जो हमारी राइटिंग है वो कैसी है, क्योंकि सबसे पहले वो लेक्चर्स देते हैं, वहाँ से हमारी जो लिसनिंग स्किल है वो इंक्रीज़ होती है। उसके बाद हमें कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं जिनसे हमारी राइटिंग स्किल्स इंक्रीज़ होती हैं। उसके बाद जो है ना वो अपना एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो असाइनमेंट में कैसा है, हमारा जो बच्चा है वो लिसनिंग में कैसा है। फिर जाकर वो हमें कुछ प्रेजेंटेशंस देते हैं, वो हमारे स्पीकिंग को चेक करते हैं। तो इस तरीके से हमारे रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग को चेक किया जाता है। ठीक है, जो रीडिंग है वो क्लास में की जाती है। इसी के ज़रिए से एक ग्रेडिंग क्राइटेरिया रखा जाता है कि हमें किस तरीके के ग्रेड्स देने होते हैं उस टीचर ने। सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया है वो मिड्स का होता है कि आपके मिड्स के कितने नंबर होंगे और आपके सेशनल के कितने नंबर होंगे। ठीक है, जो आपका सेशन होता है उसके मार्क्स जो है ना वो टीचर की मर्ज़ी होती है, यानी हाफ़ टीचर की मर्ज़ी होती है और हाफ़ आपके पेपर के होते हैं। और फिर उसके बाद जो आपके मार्क्स बचते हैं वो यूनिवर्सिटी के होते हैं। तो इस तरीके से आपका एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है उस जो है ना सब्जेक्ट के हवाले से कि इसके अंदर जो है ना हम आपसे टेस्ट लेकर, आपसे प्रेजेंटेशन, आपसे असाइनमेंट्स वगैरह लेकर, आपकी जो रेगुलर अटेंडेंस है, इन सब को लेकर चेक करते हैं कि आपने अपने उस सेमेस्टर के अंदर उन सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड हासिल किया है या नहीं। इसके अलावा उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं। डेट्स उसी के हवाले से होते हैं कि आपका मिड कब होगा, आपका फाइनल कब होगा, आपके सेशन कब होंगे, इस तरीके से। और जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके हवाले से भी ये डेट्स हो सकते हैं। जैसे कि आपने कोई हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्टोरिकल जो इवेंट्स होते हैं उनका जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, इसको हम फर्दर डिटेल करेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना ही कि आपके जो सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या होता है। उसके अंदर आपका कंटेंट होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ आपके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कुछ टीचर के होते हैं, कुछ सब्जेक्ट के आपसे होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के आपसे होते हैं। उसके बाद एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है बच्चों को चेक करने के लिए कि बच्चे उस सब्जेक्ट के अंदर किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
इट हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे विल बी लर्निंग थ्रू आउट द कोर्स। ये हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वो थ्रू आउट द कोर्स किस किस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो उसकी पहली सी एक छोटी सी जो झलक होती है ना, वो हमारे आउटलाइन के तौर पे दी जाती है, वो हमें ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे दी जाती है कि आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर जो हमारा टीचर होता है वो फर्दर उसको डिटेल में डिस्कस करता है। एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट्स। और जो है ना, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके जो पार्टिसिपेशन है वो सब्जेक्ट में कैसी होगी, आपका जो रोल है वो सब्जेक्ट में कैसा होगा, टीचर का रोल कैसा होगा, ईच एंड एवरीथिंग को हमने जानना होता है। ठीक है, ये हम चेक करते हैं हमारे सिलेबस को इवैल्यूएट करके कि वो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से है या नहीं। अगर है तो बच्चे ने उसके अंदर कितनी अचीवमेंट्स की हैं, यानी क्या क्या सीखा है। Additionally, the syllabus may also include information about the instructor। जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन भी होती है जो हमारे इंस्ट्रक्टर के हवाले से होती है। ठीक है, कोर्स पॉलिसीज़ के हवाले से होती है और उन रिसोर्सेज के हवाले से जो हमारे फर्दर रीडिंग को सपोर्ट करते हैं। यानी लास्ट में आकर जो आपको कुछ सजेशंस दिए जाते हैं कि आप इस किताब से जो है ना रेफरेंसेस के तौर पर अपना मटेरियल ले सकते हैं, जिसको आप अपनी वर्डिंग में चेंज करके जो है ना आगे अपने एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं, ये कोई किताब भी हो सकती है, ये कोई वेबसाइट भी हो सकता है, कोई रिसर्च आर्टिकल हो सकता है, किसी यूट्यूबर का कंटेंट हो सकता है, जहाँ से आप अपने आउटलाइन को कवर करते हैं। अब जो हमारा सिलेबस है या तो वो स्टूडेंट सेंटर होगा या वो टीचर सेंटर होगा। स्टूडेंट सेंटर सिलेबस किस तरीके का होता है और उसका फोकस क्या होता है, उसका कंटेंट क्या होता है, उसमें टीचर का क्या रोल होता है, उसके अंदर हम किस तरीके की असेसमेंट करते हैं, उसमें लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे होता है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होती है। फोकस, इट्स ऑल अबाउट व्हाट स्टूडेंट्स वांट एंड नीड टू लर्न। ये क्या होता है कि स्टूडेंट ने क्या सीखना है, वो क्या सीखना चाहता है, यानी इसका जो फोकस होता है वो हमारे स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है। कंटेंट, व्हाट स्टूडेंट्स लर्न इज बेस्ड ऑन व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन एंड हाउ दे लाइक टू लर्न। पहली बात क्या है कि स्टूडेंट क्या सीखना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। उसके बाद हमने क्या देखना है कि वो किस तरीके से सीखना चाहते हैं। आया कि वो सीखना चाहते हैं ब्लैक बोर्ड के ज़रिए से, वाइट बोर्ड के ज़रिए से, ठीक है, या वो जो है ना मतलब ग्रीन बोर्ड के ज़रिए से, या वो बोर्ड का इस्तेमाल नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जो हमारा टीचर है वो पीपीटीज बनाए, यानी वो स्लाइड्स बनाए, उन्हीं के ज़रिए से हमें पढ़ाए। उनके ज़रिए से बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, क्योंकि उसके अंदर एक साइड पे हमारे पिक्चर्स होते हैं, दूसरे साइड पे टीचर पढ़ा रहा होता है। तो इस तरीके से जब टीचर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता है तो बच्चों को आसानी से समझ आती है। तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि टीचर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मिसाल के तौर पर कुछ जो है ना उसके अंदर साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करता है या कोई ऐसी एक्टिविटी करवाता है। तो ये हमारे स्टूडेंट के इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि वो किस तरीके के मेथड से सीखना चाह रहा है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहा है। उन्हीं सब्जेक्ट के हवाले से उनका सिलेबस तैयार किया जाता है, उसी के अंदर जाकर वो एडमिशन लेते हैं। मिसाल के तौर पर बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट जो इंग्लिश के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं वो इंग्लिश के अंदर ही आकर एडमिशन लेंगे, ना कि वो जाकर इस्लामियात में ले लेंगे या मैथमेटिक में ले लेंगे। तो इस तरीके से आपके इंटरेस्ट के हवाले से आपका सिलेबस तैयार किया जाता है, जिसको कवर करके आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल कर सकते हो। ठीक है, यानी जो आपका इंग्लिश है उसके ऊपर कमांड हासिल कर सकते हो। रोल ऑफ टीचर, टीचर का रोल क्या होता है? स्टूडेंट के हिसाब से, स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से हमने एक आउटलाइन तैयार की, यानी एक सिलेबस तैयार किया, और ये भी कि बच्चे किस तरीके से सीखना चाह रहे हैं। फिर जाकर हमने वो टीचर को दिखा दिया। टीचर ने सिर्फ अपना अप्रूवल और डिसअप्रूवल देना होता है इस तरीके के कंटेंट में जो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। ठीक है, और फर्दर गाइड करना होता है बच्चों को। रोल ऑफ टीचर, द टीचर हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न बाय गिविंग देम व्हाट दे नीड। टीचर स्टूडेंट्स को वही मटेरियल देगा, वही तरीके से समझाएगा जो वो चाह रहे हैं, एंड गाइडिंग देम अलोंग द वे, और उनको रास्ता दिखाएगा। ठीक है, उनका जो रास्ता है उनके लिए आसानियाँ बनाएगा। असेसमेंट, असेसमेंट यानी उस चीज़ को अब हम चेक कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स लुक एट हाउ दे आर डूइंग, स्टूडेंट देखते हैं कि वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, एंड थिंक अबाउट व्हाट दे नीड टू डू टू गेट बेटर, और ये सोचते हैं कि उन्होंने फर्दर जो है ना क्या इसके अंदर बेहतरी ला सकते हैं, वो फर्दर इसके अंदर क्या बेहतरी ला सकते हैं, ये स्टूडेंट देखते हैं। क्योंकि स्टूडेंट सेंटर्ड सिलेबस है, स्टूडेंट ने खुद तरतीब किया है, तो सब कुछ स्टूडेंट ही चेक करेंगे। टीचर सिर्फ उनको रास्ता दिखाएगा, उनको अप्रूवल डिसअप्रूवल देगा, उनको फीडबैक देगा, बाकी इसके अंदर टीचर का कोई भी रोल नहीं होगा।
लर्निंग इन्वायरमेंट, एवरीवन वर्क्स टुगेदर, सब एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, टास्क बातचीत करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, एंड शेयर आइडियाज़ टू लर्न, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं ताकि उस बातचीत के ज़रिए से, उस काम के ज़रिए से जो वो एक साथ कर रहे हैं कुछ नया सीख सकें, कुछ नया जो है ना वो गेन कर सकें। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? थिंग्स कैन चेंज बेस्ड ऑन व्हाट स्टूडेंट्स थिंक एंड नीड। ऐसा सिलेबस जो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है ये हमेशा बदलता रहता है स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से, जो वो सोचते हैं या जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत महसूस होती है। सिलेबस इवैल्यूएशन का पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पार्ट 2 का तब तक के लिए वेट करें।